अब हम देख लेते हैं स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि अब इसके बाद में जो भी चीज़ें आएंगी ना वो सारी रिपीटिंग होएगी। अगर मैंने आपको स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तो मैं आपको ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, अप्रोचेज ऑफ साइकोलॉजी, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी। तो मैं आपको स्कोप्स, अभी ये जो मेन चीज़ है वो शॉर्ट में बता रही हूँ, और जैसे ये यूनिट कंप्लीट होगी आप इसको स्कोप्स को अच्छे से लिख पाओगे। बड़े बड़े अक्षरों में बता दूँ तो स्कोप का मतलब क्या होता है कि किसी भी हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो साइकोलॉजी में हमारी क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। तो आप जब साइकोलॉजी पढ़ोगे उसके बाद में आप किस किस चीज़ में जा सकते हैं। तो हम स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी हैज़ अ वाइड स्कोप एज इट स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रही है तो इसका बहुत ही वाइड रोल होगा और बहुत ही जगह पे इसका काम आएगा। एंड माइंड इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक हेल्थ में काम आ सकता है। किसी पेशेंट को मेडिकेशंस वगैरह देनी है या फिर उसको जल्दी हेल्दी करना है तो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हेल्दी कर सकते हैं। एजुकेशन में काम आ सकता है, लर्निंग में, मेमोरी में। इंडस्ट्री में काम आ सकता है, लोगों को अट्रैक्ट करने में या फिर अपना इफेक्ट, अट्रैक्शन बढ़ाने में। सोसाइटी में काम आ सकता है, सोसाइटी के लोगों को हैंडल करने में, कॉपरेशन बढ़ाने में, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं उनको सॉल्व, कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा, उनको सॉल्व करने में। एंड जो लॉ है, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़ा नहीं होता। मैं बड़े बड़े अक्षरों में अभी बता रही हूँ, आगे जब हम जाएंगे तो और डिटेल में ये सारी चीज़ें हैं। अफेंड मत हो जाना कोई भी, ठीक है। लॉ में काम आ सकता है, लॉ में तो ऑब्वियसली काम आता है जो साइकी वगैरह हो, साइकी को अंडरस्टैंड करने में, क्रिमिनल की। स्पोर्ट्स में काम आता है मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, ये सारी चीज़ों में। डिफेंस में काम आता है हेल्पिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इम्प्रूविंग क्वालिटीज़। अब इसके बाद में स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी में आपको ये हेडिंग्स लिख के, इसके अलावा और भी आप हेडिंग्स अपनी अपनी मर्जी से आगे जब पढ़ते जाओगे तो आपको पता लगेगा, ऐड कर सकते हो। लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी जिसको हम लॉ साइकोलॉजी या लीगल चीज़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हम साइकोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, विमेन साइकोलॉजी एक्सेट्रा। तो अब स्कोप ऑफ साइकोलॉजी आ जाए तो आप ये इतना हेडिंग लिख के, फिर ये कुछ 4-5 मेन हेडिंग लिख के नीचे इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ पे स्कोप्स ऑफ साइकोलॉजी इतना ही है, आपको खुद को डिस्क्राइब करना पड़ेगा क्योंकि आगे सारी चीज़ें सेम सेम आ रही हैं। अब हम पढ़ लेते हैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी। अब ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी मतलब क्या है कि साइकोलॉजी के कितने कितने टाइप हैं। तो अब क्या है, वही टाइप है वही स्कोप्स में आ जाएंगे, आप लिख सकते हो। तो व्हाट साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। अब मैं बार बार ये क्यों पढ़ रही हूँ, ताकि हम लोगों को पता लग जाए कि एग्ज़ाम के अंदर अगर क्वेश्चन आए थ्योरी में तो हमने उसको कैसे हैंडल करना है। Behavior and mental process. To understand behavior in detail, psychology is divided into two different branches which are mainly classified into two categories. The first one is pure branches and the second one is applied branches. जो प्योर ब्रांचेज होते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम थ्योरी और प्रिंसिपल्स के से डील करते हैं और एक्सपेरिमेंट से, और जो अप्लाइड ब्रांचेस होती हैं उसको हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं। सो व्हाट प्योर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पे प्योर को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, मैंने शॉर्ट में लिखा है ना। व्हाट इज़ द प्योर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फोकस ऑन थ्योरी एंड अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। ये आपको आर्ट्स वाली बुक होगी या कोई भी बुक होगी तो आप में इसमें प्योर साइकोलॉजी की डेफिनेशन भी देखने को मिल जाएगी। मैं बोल देती हूँ एक बार, अगर आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विथ थ्योरी प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट।
आर नोन एज प्योर साइकोलॉजी। तो अब प्योर साइकोलॉजी की ब्रांच है, थ्योरी वगैरह से ही रिलेटेड है। अब एक चीज़ नोट कर लो, एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन भी आ सकता है, जनरल साइकोलॉजी को डिफाइन करो, या एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है ना। तो आप ये चीज़ सबके आगे ऐड कर लेना, जो भी डेफिनेशंस है उसके आगे, जो प्योर ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी की है उसके आगे ऐड कर लेना, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विथ थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ, बस आगे जो भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉर्मल मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, मेमोरी एंड लर्निंग इज नोन एज जनरल साइकोलॉजी। अब हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है, ये नोट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। तो प्योर ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में मेनली थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग, जिसमें जनरल साइकोलॉजी में हम नॉर्मल पर्सन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, नॉर्मल मेंटल प्रोसेस की स्टडी करते हैं, जिसमें थिंकिंग, मेमोरी एंड लर्निंग आती है। अगर कोई पर्सन नॉर्मल है उसकी स्टडी हो रही है, विच इज़ जनरल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में क्या होता है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ साथ इंसान में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी जो स्टडी है उसको हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बोलते हैं। और आपकी यूनिट 4 भी है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इसमें क्या है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। और उसके बाद में सोशल साइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, जो लोगों का एक ग्रुप के साथ में जो बिहेवियर होता है, एटीट्यूड होता है, प्रीजुडिस होता है या फिर रिलेशन होता है, उसकी हम स्टडी करते हैं। फिर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की एंड हॉर्मोन्स की बिहेवियर के साथ में, और ये आपकी यूनिट 2 के अंदर है। तो मतलब ह्यूमन ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का एंड हॉर्मोन्स का बिहेवियर के साथ में क्या को रिलेशन है। फिर एबनॉर्मल साइकोलॉजी में हम एबनॉर्मल ह्यूमन की स्टडी करते हैं, जो अब बोल सकते हैं कि जिसको हम आज के ज़माने में साइकेट्रिक भी बोलते हैं। तो वो क्या है, स्टडीज कॉज, सिम्टम एंड नेचर ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर, जिसको हम साइकेट्रिक बोलते हैं। अब पैरा साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं अनयूजुअल फिनोमेना लाइक टेलीपैथी, हिप्नोसिस और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। ये जो चीज़ें हैं, मतलब 6 सेंसेशन बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं ना मेरी छठी आँख बोल रही है या मेरी छठी इंद्री बोल रही है, उसकी जो स्टडी होती है विच इज़ पैरा साइकोलॉजी। ओके, बियॉन्ड तो अब हम आगे बात करते हैं अप्लाइड ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी में। तो द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द अप्लाइड प्रिंसिपल्स एंड, इसकी डेफिनेशन में थोड़ी सी भूल गई, देख लेना आप एक बार, सॉरी। अब अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी के अंदर मेन फोकस होता है, हम उन चीज़ों के ऊपर डील करते हैं जो चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं, ठीक है, जो जिसके अंदर हम अप्लाई करते हैं थ्योरीज को एंड प्रिंसिपल्स को। सो द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट अप्लाइज थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स इन प्रैक्टिकल लाइफ या डेली लाइफ, ये भी लिख सकते हो, बट अगर ऑथेंटिक चाहिए तो बुक से देख लेना। अब इसके अंदर कौन कौन सी साइकोलॉजी, अब ऐसी कौन सी साइकोलॉजी जो डेली लाइफ में हम यूज़ कर सकते हैं या फिर जो आती हैं। तो फर्स्ट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं मेंटल इलनेस का। अब देखो वहाँ पे जो थी ना अप्लाइड साइकोलॉजी नहीं, एबनॉर्मल साइकोलॉजी थी, जिसको हमने एबनॉर्मल साइकोलॉजी थी जिसको हमने साइकेट्रिक क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसके अंदर हम एबनॉर्मल बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं, बट यहाँ पे उसके डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में भी जान रहे हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में आ गया। तो वो दोनों मिल के कहीं ना कहीं साइकेट्रिक को बनाते हैं, अदरवाइज हम उसको साइकेट्रिक नाम दे सकते थे। अब उसके बाद में जो हम सेकंड वाली चीज़ पे जाते हैं वो है काउंसलिंग साइकोलॉजी। जब काउंसलिंग करते हैं उस टाइम पे स्ट्रेस के साथ में कैसे कोप करना है, कैसे कॉप अप करना है पर्सनल एंड कैसे एडजस्ट करना है प्रॉब्लम्स के साथ में, वो जो भी चीज़ें आएंगी
वो उसकी जो स्टडी होगी वो किस में आ जाएंगी, काउंसलिंग साइकोलॉजी में। जो काउंसलिंग साइकोलॉजी करते हैं वहीं तो आगे जाके काउंसलर्स बनते हैं। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम करेंगे कि टीचिंग को कैसे इम्प्रूव करना है, लर्निंग के मेथड्स को कैसे इम्प्रूव करना है और क्लासरूम मैनेजमेंट को कैसे इम्प्रूव करना है, ये सब आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में। फिर इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, मतलब अब जब सारी ब्रांचेज में साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ रही है तो ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज़ में भी तो ज़रूरत पड़ेगी। तो जो मोटिवेशंस हैं एम्प्लॉयज़ का या टीम वर्क को एनहेंस करना, वर्क प्लेस पे प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए जो साइकोलॉजी की स्टडी की जाती है या फिर उस फील्ड में जो काम होता है वो सब किसके अंडर में आता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। अब हम और आगे चलते हैं जहाँ पे फोरेंसिक साइकोलॉजी, फोरेंसिक का मतलब भी यही होता है लॉ से रिलेटेड टू लॉ, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन बड़े बड़े शब्दों में यही जनरल यही मतलब होता है। जो फॉरेंसिक साइकोलॉजी होती है उसको हम अप्लाई करते हैं लॉ में, पुलिस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में, ठीक है। एंड हेल्थ साइकोलॉजी जो है उसको हम अप्लाइड करते हैं जो लिंक है बिटवीन साइकोलॉजी और हेल्थ स्ट्रेस मैनेजमेंट का। लाइक हेल्थ साइकोलॉजी में हम ये सारी चीज़ें करते हैं कि अगर कोई पेशेंट, कुछ पेशेंट्स होता है ना जो दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग ला करके या किसी को कुछ, आप वो कहानी तो सबने सुन रखी होगी कि एक व्यक्ति को कोबरा, उसको बोला गया कि तुम्हें कोबरा से कटवा के या फिर तुम कोबरा से कटवा के तुम्हें फांसी दी जाएगी, और दूसरे दिन उसकी आंखें बंद करके, जिस दिन वो था, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ निडल चुभा दी, ठीक है, और उसकी मौत हो गई। और जब उसकी बॉडी में देखा गया तो सच में कोबरा का जहर पाया गया। तो उसी तरीके से हम हेल्थ साइकोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं कि पेशेंट को ये बोल सकते हैं ये दवाई खाने से आप ठीक हो जाओगे, क्या पता वो ठीक हो जाए। जैसे वो बोलते हैं ना कि किसी डॉक्टर की दवाई लगती है किसी की नहीं लगती, तो वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पे भी करता है, इवन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे, उसकी एक्सपीरियंस पे भी करता है, लेकिन वो साइकोलॉजी जो इंसान की साइकी बन चुकी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में आता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इम्प्रूव फोकस, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, उसके लिए जो साइकोलॉजी यूज़ करते हैं उसको स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बोलते हैं। मिलिट्री साइकोलॉजी में क्या होता है, जो मेंटल वेलबींग्स, ट्रेनिंग्स एंड डिसीजन मेकिंग जो है सोल्जर्स की, उसको इम्प्रूव करने के लिए जो स्टडी की जाती है और जो साइकोलॉजी काम में आती है विच इज़ मिलिट्री साइकोलॉजी।